दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो पीवाईक्यूज एनालाइज कर लो। लेकिन ये पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कैसे है, ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी सिर्फ थीम्स ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस को भी अलग-अलग समय पर रिपीट करता है। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ ट्विटर थ्रेड दैट आई डिड ऑन माय ट्विटर @CSEY। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये प्रीलिम्स 2010, 13 और 22 में सिमिलर कॉन्सेप्ट पर पूछे गए एक क्वेश्चन के बारे में। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द ऑक्साइड्स कॉज एसिड रेन। 2013 में पूछा गया एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ विच एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नाइट्रस सल्फर ऑक्साइड। फिर से 2022 में इस बार इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए और पूछा कि इनमें से किसके ऑक्साइड्स एसिड रेन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने 2010 में नहीं तो 2013 में प्रीलिम्स का एनालिसिस किया होता तो 2022 में आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द रीजंस बिहाइंड एसिड रेन। तो इसमें आंसर हमारा होगा नाइट्रोजन सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। डाइऑक्साइड हो मोनोऑक्साइड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड रेन करते हैं। इन सभी में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एनालिसिस ठीक तरीके से किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये देखकर बहुत हैरानी होगी। 2013 में और 2021 में एज इट इज सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी इन इट्स इफेक्ट्स। 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि ऑप्शंस को भी चेंज नहीं किया गया है। रीपेमेंट ऑफ डेट, बोरोइंग, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। मोस्ट इन्फ्लेमेटरी कौन सा होगा? डेब्ट देने से क्या इन्फ्लेशन आएगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोरोइंग बोरोइंग हर तरीके से जब आप लेंगे तो क्योंकि आपको उसको कभी ना कभी सर्विस करना पड़ेगा विच इज अगेन गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर यू। लेकिन अगर सरकार मनी प्रिंट कर दे, कोविड का समय याद कीजिए, यूएस ने ये गलती की थी जहां पर दे स्टार्टेड प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी। अगर आपने 2013 में ये एनालिसिस कर रखी होती या पीवाईक्यूज को एनालाइज आपने किया होता 2021 से पहले, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अनमार्क करते बिना सोचे बिना समझे, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ 2013 का क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं 2021 और 22 में यूपीएससी ने हमें ये समझाया कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना कैसे है। 2021 में ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बाइसिफेनॉल ए, बीपीए, जो एक कंसर्न है, इनमें से किस तरीके के प्लास्टिक में ये पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो भी हो, आंसर जो भी हो, हमें जो यहाँ से बात समझनी है वो है ये। तो आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने समझा रखा है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के जब एनालिसिस करने जाएंगे तो आप सही आंसर्स को मार्क कीजिए, उनके नोट्स बनाइए और जो गलत ऑप्शंस हैं उनके भी नोट्स बनाइए। अब ये क्यों जरूरी है आप यहाँ पर समझिए। 2021 के इस क्वेश्चन में हमने पेट पेट बॉटल्स जो आप सुनते होंगे उनके ऊपर पेट का अगर हम इसमें से समझे पॉलीएथाइलिन टेरिफथैलेट, इसका सेम क्वेश्चन 2022 में इससे बोरो करके आ गया अगले ही साल विद रेफरेंस टू पेट। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब मेरा मकसद यहां पर आपको सही आंसर बताने का नहीं है इस वीडियो में। मेरा एम ये है कि आप इस वीडियो से समझें कि किस तरीके से आपको पीवाईक्यू एनालिसिस एक एप्रोप्रिएट तरीके से करनी है और उसके जरिए आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना है। आगे चलते हैं। 2014 में एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। अब अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है और वो पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा है तो उसके लिए 2022 में ये काम आया। कैसे, आइए समझते हैं। अगर 2014 में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता और आपने समझा होता कि डेप्यूटी स्पीकर पर यूपीएससी की नजर है, तो डेप्यूटी स्पीकर को लेकर कुछ कुछ तीन तीन ऑप्शन दिए, आप उन्हीं को स्टडी फिर से करते और 2022 के इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी आसानी हो सकती थी। एक बार इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर मे फिक्स। अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझते हैं आगे।
There is a mandatory provision that election of candidate as deputy speaker shall be from either the principal opposition party or the ruling party. एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो स्पीकर, जो इलेक्शन होगा डेप्यूटी स्पीकर का, वो या तो प्रिंसिपल पार्टी से होगा या रूलिंग पार्टी से होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डेप्यूटी स्पीकर की तरफ देखेंगे तो जहाँ पर भी यूपीएससी ये बोल दे कि ये मैंडेटरी है, तो वो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको शक की नज़र से देखना है। इसके बाद आता है द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज अ स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग हाउस एंड नो अपील लाइंग अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। बहुत सीधी सी बात है कि डेप्यूटी स्पीकर जब चेयर में होंगे तो हाँ, उनके जो डिसीजंस हैं वो अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो 3 और 3 तो वैसे भी सही है। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर वापस आइए, he she holds office until so and so elected amongst the members, the office is required prominent position after constitution। इस वीडियो में आप ये समझिए कि 2014 में अगर आपने डेप्यूटी स्पीकर को लेकर अपने नोट्स बनाए होते तो 2022 का ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता। आगे चलते हैं। 2019 और 2021 ये सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने देखी थी, जहाँ पर 2021 और 13 में क्वेश्चन रिपीट किया गया। 2021 में एक और पीवाईक्यू एज इट इज़ यूपीएससी ने दिया। अगर 2021 में आपने प्रीलिम्स दिया होता और पीवाईक्यू एनालिसिस किए होते तो आपको +4 मार्क्स बहुत आसानी से पहली बार में देखते ही मिल जाते। सवाल यह है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट, इंक्रीज इन SLR या फिर पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर वैसे तो इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट है, लेकिन मेरा मकसद इसमें आपको सही आंसर दिखाना नहीं है। माय एम इज कि आप एक बात समझें कि 2019 का क्वेश्चन 2021 में आपको एज इट इज दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 2022 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि BDBD which is a large refugee settlement in northwestern Kenya, ये एक स्टेटमेंट दी गई। Some people who fled from South Sudan civil war live in BDBD, again no idea। Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya। लेकिन ददाब, BDBD ये सब आपको आमतौर पर ध्यान नहीं रहते और न्यूज़पेपर में भी कई बार आप स्किप कर देते हो। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस टाइम से और सही से कर रहे हो तो 2009 में जाइए। A very big refugee camp called Dadaab recently news is located where? अगर आपने ये एनालिसिस किया होता तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से ये फिगर आउट कर पाते कि ददाब के नोट्स आपके पास होते और अगर आपने एनालिसिस किया होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, वन ऑफ द इजीएस्ट बन जाता। आगे चलते हैं। प्रीलिम्स 2014, 2020, 2021 और 2023। प्रीलिम्स 2023, 14 से लेकर 23 तक, इन 4 सालों में एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। 2014 से शुरू करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लेकर एक सिंपल सी मैं आपको चीज बताता हूं, समझाता हूं। जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात आएगी, इट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। अब लिमिटेशंस किस पर हैं? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी इन स्टेट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, या फिर ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ लिमिटिंग गवर्नमेंट ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो इस प्रिंसिपल पे आपको 2020 में फिर एक सवाल आया। A constitutional government by definition is a limited government। Constitutional government 2021 में फिर से पूछा गया। Constitutional government means a representative government of the nation with a federal structure, whose head enjoys nominal powers, head enjoys real powers, limited by the terms of the constitution। एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है कि नॉमिनल पावर्स या रियल पावर्स के लिए जाएं, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो आपको पता है दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से 2023 में ये क्वेश्चन आया था, जिसको मैं किसी और वीडियो में किसी और दिन कवर करूंगा, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स 2020 और प्रीलिम्स 2022 सेम क्वेश्चन।
प्रीलिम्स 2020 को एक बार देखते हैं, समझते हैं। प्रीलिम्स 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच वाज अबाउट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के ऊपर। इसमें आपको बोला गया इट वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये आंसर पता होना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब आप 2020 का पेपर देखें, अगर आप 24, 25, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एज अ सीरियस एस्पिरेंट ये पता होना चाहिए था कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर आपको ये पता होता तो 2022 में आपको +2 मार्क्स बहुत आसानी से मिलते। कैसे? ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर EPA 1986। अगर आपने ये कर रखा है तो आपको पता है कि इसका आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था 2020 में। इन दोनों की इंटरलिंकेज जो है वो आपको आसानी से समझ आती अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होता। इसी के साथ आगे चलते हैं। 2014 में पूछा गया कि गदर क्या है। गदर एक बहुत फेमस पार्टी थी, गदर पार्टी, जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया। इसमें अगेन मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि गदर के बारे में क्या कुछ है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 2014 में एग्जामिनर बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड उसने आपको समझा दिया था कि भाई मेरी नज़र है गदर पार्टी पर, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप 2022 में पेपर देने गए हैं और आपने एग्जामिनर जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है उसकी बात मानी है, तो ये गदर पार्टी का क्वेश्चन आपके लिए +2 मार्क्स देखते ही लेकर आता। अगर आपने बशर्ते अगर आपने 2014 में गदर पार्टी के क्या बनाए होते, नोट्स। आगे बढ़ते हैं। ओह, तो इसी के साथ दोस्तों आपने यहां पर करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों इन 9 स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से यूपीएससी हर साल थीम्स और क्वेश्चंस रिपीट करती है। 2023 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, करीब 20 से 25 सवाल जो पीवाईक्यूज एनालिसिस के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते थे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पर काम कर रहा हूं जो कि बहुत जल्द आपके पास आएगी। अभी के लिए जो आपका काम है वो 2 चीजें हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपको करने हैं तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर वैसा प्रोसेस आपको लेंथी लगता है तो आप एक बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है पीवाईक्यू एनालिसिस को करने का, उनके नोट्स बनाने का, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप pyq.csey.com पर जाएंगे, जो लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 4 से 5 हज़ार एस्पिरेंट्स ऑलरेडी ये पीवाईक्यू नोट्स लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। और अगर आप भी 2009 से 2023 तक पिछले 15 साल की PYQs चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में जाकर pyq.csey.com पर ये PYQ नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है CSEY को तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। सेम हैंडल है ट्विटर और टेलीग्राम पर। अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम यूज करते हैं तो डू सब्सक्राइब और डू फॉलो टू CSEY ऑन टेलीग्राम और ट्विटर।